हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम यूनिट सेकेंड देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे ब्रूक रीअरेंजमेंट के बारे में। यहाँ पे हम इसके मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रूक रीअरेंजमेंट क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। In Brooke rearrangement, a silyl group from carbon switches their position with hydroxyl proton under basic condition and gives the product as silyl ether। तो ब्रूक रीअरेंजमेंट में आपका सिलिल ग्रुप जो कि कार्बन पर प्रेजेंट होता है वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन से। ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा सिलिल ईथर बन के आता है। ठीक है, यहाँ पे आप जनरल रिएक्शन भी देख सकते हैं इसका। ये हमारा सिलिल कार्बोनाइल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो Si3 है ये देखिए यहाँ के हाइड्रोजन से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं ये SiR3 यहाँ से उठकर ऑक्सीजन से अटैच हो गया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच था वो Si3 के प्लेस पे आ गया। तो यही रिएक्शन है और ये बेस के प्रेजेंस में होता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है। तो इस रिएक्शन को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बुक बस सिली चीज़ है ना। ये ट्रिक है, सिर्फ बहुत काम की चीज़ होती है बुक। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, बुक बस सिली चीज़ है। मतलब ब्रूक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर आपको ये एटलीस्ट याद रहेगा कि क्या रिएक्शन था, क्या मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रूक रीअरेंजमेंट जो होता है वो बेस के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे आपका जो सिलिल ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक्सचेंज होता है। चीज़ मतलब एक्सचेंज होगा किससे, हाइड्रोजन प्रोटॉन से। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में आपके ब्रूक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपके जो रिएक्शन एक बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये सिलिल ग्रुप जो है वो एक्सचेंज हो रहा है हाइड्रोजन से। तो इससे आपको अच्छे से जनरल रिएक्शन याद रहेगा। अब जब आपको जनरल रिएक्शन याद हो गया है तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं कि हमारा रिएक्टेंट सिलिल कार्बिनॉल को हम बेस से रिएक्ट करा रहे हैं। यहाँ पे ये बेस अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा जिससे R- और Li+ में हो जाएगा। ठीक है, फिर ये R- आपके H+ से यहाँ पे रिएक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और H आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो R- आपके यहाँ के H+ से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा रिएक्शन करके और किस फॉर्म में, RH के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर एक सिलिल ऑक्सी एनायन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एनायन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज, यहाँ से H+ के रूप में ये निकल गया था तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा सिलिल ऑक्सी एनायन। अब ये अल्फा सिलिल ऑक्सी एनायन के अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन से बाकी चीज़ें जैसे अटैच थे वैसे ही अटैच है। यहाँ पे R1 R2 जैसे थे और ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में आपका आ गया एक बॉन्ड। इस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड सिलिकॉन इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे इस इंटरमीडिएट में अब कार्बन और सिलिकॉन के बीच में जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो अब ये सिलिकॉन वाले ग्रुप जो है SiR3 ये पूरा का पूरा OR से अटैच हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इसका ब्रेक बॉन्ड हो गया तो SiR3 पूरा ऑक्सीजन के साथ आ गया है। ये बॉन्ड ब्रेक किया है जिससे कि निगेटिव चार्ज आपके इस कार्बन एटम पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया है और बाकी दो हमारे सब्स्टिट्यूट जैसे थे वैसे यहाँ पे अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्दर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल H+ आयन और OH- आयन के रूप में ब्रेक करेगा। तो अब यहाँ पे चूंकि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ से H+ आयन जो होता है यहाँ जाकर अटैक करेगा जिसे हम लोग प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। तो ये H+ आयन जब यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और हमें यहाँ पे
कार्बन से हाइड्रोजन अटैच देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म था और इस तरीके से हम लोग अपना सिलिल ईथर बना लेते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही इजी मैकेनिज्म था इसका। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से फीड कर ले जाओगे, इसको याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बस इसके आप रिएक्शन को याद रखिएगा ट्रिक से कि बुक बस सिली चीज़ है। इससे आप पकड़ लोगे कि ब्रूक रीअरेंजमेंट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एग्जाम में कभी कभी बैठते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं बिल्कुल कि क्या था, ब्रूक रीअरेंजमेंट क्या था। तो आप बस एक ट्रिक से इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं कि बुक बस सिली चीज़ है, यानी ब्रूक रीअरेंजमेंट में बेस के प्रेजेंस में सिली यानी कि सिलिल जो आपका है वो एक्सचेंज हो रहा है किससे, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शन और मैकेनिज्म को यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप इन्वॉल्व इन ब्रूक रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म। तो जो मैकेनिज्म अभी मैंने पीछे पढ़ाया उसमें जो स्टेप इन्वॉल्व है उनको यहाँ पे मैंने थ्योरी फॉर्म में लिख दिया ताकि आपके नोट्स वगैरह में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 आपके स्टेप इन्वॉल्व थे, डीप्रोटोनेशन, सिलिल ग्रुप माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिलिल ईथर। ठीक है, तो डीप्रोटोनेशन में आपने देखा कि कैसे बेस वाले पोर्शन अ स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन टू द सिलिकॉन एटम जनरेटिंग अल्फा सिलिल कार्बन आयन। तो आपने देखा था कि वहाँ पे कैसे बेस हमारा प्रोटॉन को वहाँ से निकाल रहा था। ठीक है, जिससे कि हमें अल्फा सिलिल कार्बन आयन का फॉर्मेशन मिला। फिर सिलिल ग्रुप माइग्रेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जो SiR3 था वो ऑक्सीजन पे जाकर अटैच कर जाता है। ठीक है, न्यू बॉन्ड बन जाता है SiR3 और ऑक्सीजन के बीच में। देन हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिलिल ईथर होता है जो कि वाटर के एडिशन पे होता है। यहाँ पे हम लोग प्रोटोनेशन कराते हैं जिससे कि हमारा जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज था इस प्रोटोनेशन की वजह से CH बॉन्ड बनाकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट सिलिल ईथर देता है। ठीक है, तो ये था आपके स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म। अब हम इसका देखते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस। फर्स्ट हमारा सिंथेटिक एप्लीकेशन है के तकेड़ा एंड co-workers synthesize the tricyclic core of xanthines using Brook rearrangement reaction। तो आपके ये साइंटिस्ट है के तकेड़ा एंड इनके और भी co-workers जो थे वो आपके ब्रूक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के हेल्प से सिंथेसाइज किए थे ट्राईसाइक्लिक कोर ऑफ xanthines। सेकेंड है आपका ब्रूक रीअरेंजमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड डेरिवेटिव आर इम्पॉर्टेंट इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो ब्रूक रीअरेंजमेंट की हेल्प से हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी कॉस्मेटिक चीज़ें बनाने में यूज आते हैं। थर्ड है सिलिल ईथर आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग एजेंट फॉर अल्कोहल। तो सिंथेसिस ईथर का हम लोग अल्कोहल के प्रोटेक्टिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा के टकेड़ा डेवलप्स अ न्यू सिंथेटिक स्ट्रेटजी फॉर स्टीरियो सेलेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ 8-membered कार्बोसाइकिल यूटिलाइजिंग अ ब्रूक रीअरेंजमेंट। तो ब्रूक रीअरेंजमेंट की हेल्प से साइंटिस्ट के टकेड़ा ने सिंथेसाइज किया था आपका स्टीरियो सेलेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ 8-member कार्बोसाइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी सिंथेटिक यूज देखने को मिला। और लास्ट है 1,4 ब्रूक रीअरेंजमेंट विटिंग रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ सिलिल डाइइनॉल ईथर। तो 1,4 ब्रूक रीअरेंजमेंट रिएक्शन विटिंग रिएक्शन के हेल्प से हम लोग सिलिल डाइइनॉल ईथर का भी फॉर्मेशन या सिंथेसाइज करते हैं। तो ये आपके 5 सिंथेटिक एप्लीकेशंस थे। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा, मैकेनिज्म या फिर रिएक्शन वगैरह आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फर्स्ट पेज, एंड सेकेंड पेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।